हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेन ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी किसी देश के आर्थिक विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है देयर आर मैनी बैरियर्स एंड डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री। जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनके पास बहुत सारी बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज होते हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग नेशंस इज डिजायरेबल बट नॉट अचीवेबल ड्यू टू अ लॉट ऑफ हर्डल्स। जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, वो इच्छुक तो बहुत होते हैं कि भाई उनके यहाँ जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बहुत सारी बाधाएं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में आती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ये इच्छा है, जो उनका एक डिज़ायर है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आखिरकार कौन कौन से ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कौन कौन सी ये बाधाएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको हम लोग फॉलोइंग कैटेगरीज में जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं इनका। सबसे पहला यहाँ पे है इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। हम लोग सबसे पहला देखेंगे आर्थिक बाधाएं। मतलब एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स कौन कौन सी आती हैं, आर्थिक बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आर्थिक बाधाएं हैं जो किसी देश के विकास में अवरोधक होती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स क्या है? वेशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। जो एक गरीबी का एक चक्र होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें जो एक गरीबी का चक्र होता है, इसके वजह से वो देश कहीं ना कहीं विकास नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो डेवलप्ड नहीं बन पाते हैं। यानी उनके आर्थिक विकास में एक सबसे बड़ा बाधक क्या होता है? उनका एक वेशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का चक्र। यहाँ पे बोल रहा है वेशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स इन अ वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। In developing countries, there is low income that leads to low saving and low investment. मतलब वैसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, यानी एक बहुत बड़ी बाधा होती है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ के लोगों के पास लो इनकम होता है, और लो इनकम होने की वजह से वहाँ की जो सेविंग्स होती है वो भी काफ़ी कम होती है। क्योंकि अगर हम कम कमाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम बचाएंगे। जब हम कम सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि लोन्स वगैरह भी वहाँ पे कम मिलेगा। बैंकों में जितना ज़्यादा सेविंग होता है उसी बेसिस पे ना बैंक क्या करते हैं, लोन्स क्रिएट करते हैं, मनी से मनी क्रिएट करते हैं। उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है सेविंग। तो जब सेविंग कम होगा, डेट मीन्स लोन डिस्ट्रीब्यूट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, यानी वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। यानी ये एक जो एक चक्र है, ठीक है, वो चक्र कहलाता है वैसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। देखिए देखिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वैसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्री में एक जो गरीबी का चक्र है, ये चक्र बनता है, और इसकी वजह से लगभग बहुत एक ह्यूज नंबर्स में जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो कंट्री कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, देखिए
ऑब्वियस सी बात है, जो भी डेवलपिंग कंट्री होगी, वहाँ पे जो इनकम होगा पर कैपिटा इनकम, वो लो होगा। क्योंकि वहाँ पे गरीबी है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, लोगों के पास जो इनकम है वो कम है, कमाने का साधन कम है। यानी वहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जब पर कैपिटा इनकम कम होगा तो सेविंग्स भी वहाँ पे कम होगी, क्योंकि हम कम कमाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम बचाएंगे। जब सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि जब सेविंग कम होगा बैंकों में तो इसका रिजल्ट होगा कि बैंक्स लोन्स कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। यानी जो हमारा जो ट्रेडर क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, उसको लोन्स कम क्वांटिटी में मिलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लो पर कैपिटा कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल है वो काफी कम मात्रा में होगा। जब एक उद्योगपति के पास पूंजी ही नहीं रहेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए उसको लोन्स ही प्रोवाइड नहीं होंगे बैंक के थ्रू, तो वो कहाँ से अपनी पूंजी की व्यवस्था करेगा। यानी कैपिटल तो उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं रहेगा, यानी कैपिटल उसके पास कम होगा। देखो, एक लो पर कैपिटा इनकम होने की वजह से किस तरीके से ये एक सर्कल बन रहा है। पर कैपिटा इनकम कम हुआ, इसका रिजल्ट हुआ सेविंग्स कम हुआ, क्योंकि हमने कमाया कम तो बचाया कम। सेविंग्स कम होने से बैंकों पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, कहीं ना कहीं लोन्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। जो ट्रेडर क्लास, बिजनेस क्लास है, जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी उस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कहीं ना कहीं उनकी पूंजी कम हुई। एक जो कैपिटल की नीड थी वो उस हिसाब से नहीं हो पाई, यानी कि लो पर कैपिटा इनकम। जब हम कैपिटल कम इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो लो होगी। यानी कैपिटल कम इन्वेस्ट करने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो हुई। जब हमारी प्रोडक्टिविटी लो हुई तो हमारा बिजनेस ऑब्वियस सी बात है लॉस में जाएगा, और लॉस में जाएगा तो कहीं ना कहीं जब हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय कैसे ग्रोथ करेगा। जब बिजनेस क्लास आगे नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है डिस्करेज होगा। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें ये जो वैश्विक सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, इसके वजह से ये देश जो हैं ये डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाते हैं, इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स क्या क्या होता है, ये वैश्विक सर्किल ऑफ पॉवर्टी। क्लियर है। दूसरा जो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स है वो है बैकवर्ड नेचुरल रिसोर्सेस। यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो उनका नेचुरल रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्टेज में होता है, पिछड़ी अवस्था में होता है। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेस को सही तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और उनका यूटिलाइज न कर पाने की वजह से वो देश कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट का लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे इंडिया में 2013 तक सबसे बड़ा मतलब एक लीडिंग कोल जो प्रोड्यूसर था कंट्री, वो हमारा इंडिया था। बावजूद इसके हम अपने जो डोमेस्टिक नीड है कोल की, यानी कोयले की, उसको भी पूरा नहीं कर पाते थे। 2013 तक हम सबसे बड़े कोयले उत्पादक देश के बारे में के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक नीड है उसको पूरा करने के लिए हमको बाहर से कोयला लाना पड़ता था। क्योंकि हमारे पास कोल की जो जो माइंस है वो थे, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कहीं ना कहीं उसकी टेक्निक नहीं पता थी, सही से हम उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। 2016 में जब कहीं ना कहीं जो जो कोयले की नीलामी है वो जब एक पारदर्शी तरीके से होने लगी, तो देखिए आज हमारे पास इतने कोयले के मतलब सफिशेंट जो माइंस है उनमें से प्रोडक्शन होने लगा कि बाहर से जो हम डिपेंड थे बाहर के देशों पे, कोयले का जो हम इंपोर्ट करते थे वो हमारा इंपोर्ट बंद हो गया, अब हम कोयले का एक्सपोर्ट करते हैं। उसका देखिए रिजल्ट क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कोल के प्रोडक्शन का, कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हमारी कंट्री में 2016 के बाद वो कितनी दुरुस्त हो गई। यानी 2013 तक जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज था कोल, हम उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। हमने उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया तो देखिए कितना बेनिफिट हुआ।
हम पहले दूसरे देशों पे डिपेंड थे कोल के लिए कुछ हद तक, अब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक सप्लाई कितनी बेहतर हो गई सिर्फ उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करने से। इंडिया या बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे थोरियम का भंडार पाया जाता है, जो कि जो एटॉमिक सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है थोरियम। लेकिन थोरियम का सही तरीके से यूटिलाइज ना हो पाने की वजह से आज अफ्रीकन कंट्रीज़, जो हमारी इंडिया है, वो उस तरीके से इस सेक्टर में गेन अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि इस नेचुरल रिसोर्सेज को हमने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वो या तो बैकवर्ड स्टेज पे हैं, या फिर उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से उनका जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या? तो नेचुरल रिसोर्सेस का बैकवर्ड होना। वही यहाँ पे बोल रहा है, नो डाउट डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव रिच एंड मैनी रिसोर्सेज। इंडिया या और भी डेवलपिंग कंट्री, उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। मैंने अभी कोल का एग्जांपल दिया, मैंने अभी थोरियम का एग्जांपल दिया। बट ड्यू टू बैकवर्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पिछड़ेपन होने की वजह से दीज रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज, इन रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और अंडर यूटिलाइज और मिस यूटिलाइज, या फिर ये अंडर यूटिलाइज होते हैं या फिर ये मिस यूटिलाइज होते हैं। So, the improper utilization of natural resources is also a hurdle in the development procedure. तो इन रिसोर्सेस का कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होना भी एक तरीके का हर्डल है, एक तरीके की बाधा है। किसमें? उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा, क्या? बैकवर्ड नेचुरल रिसोर्सेस। तीसरा है लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज वेरी लो एज कंपेयर टू द रिच नेशंस। जो रिच नेशंस हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी लो है। लो पर कैपिटा इनकम इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो लो पर कैपिटा इनकम है ये किस वजह से? क्योंकि हमारा जो नेशनल इनकम है वो कम है, और नेशनल इनकम के कंपैरिजन में जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा है। जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा और उस कंपैरिजन में हमारा जो नेशनल इनकम है वो कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो घटेगा। लो पर कैपिटा इनकम रिजल्ट्स इन लो सेविंग्स एंड लो इन्वेस्टमेंट। मैंने ऊपर बताया वेसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि जब पर कैपिटा इनकम लोगों का कम होगा, लोग कमाएंगे कम, तो ऑब्वियस सी बात है लोग बचाएंगे कम। जब बचेगा कम, सेविंग कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। सो इन द इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज लो। इससे क्या होगा कि उस इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट होगा वो कम होगा, और ये एक बहुत ही सीरियस ऑब्स्टिकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि जब कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होगा, जब उद्योगपतियों को पूंजी ही नहीं प्रोवाइड होगी, जब उनके पास कैपिटल ही एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होगी, तो किस तरीके से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे? किस तरीके से कंट्री डेवलप्ड होगा? किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा? नहीं हो पाएगा। आप देखिए इंडिया और रिच नेशंस के बीच में पर कैपिटा इनकम का कितना डिफरेंस है। ये पर कैपिटा इनकम देखिए, रिच नेशंस हैं उसमें हमारा इंडिया भी है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पर कैपिटा इनकम है, मैं 2019 का डेटा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए जो जो ये रेड सर्कल है उसके बीच में ये पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी पर कैपिटा। जो यूनाइटेड स्टेट है उसका पर कैपिटा इनकम है $65,298। चाइना है उसका पर कैपिटा इनकम है $10,262। जापान का जो पर कैपिटा इनकम है वो $42,247। अब देखिए अमेरिका का 65,000, चाइना का 10,000, जापान का 40,000, जर्मनी का $46,445।
ये पर कैपिटा इनकम है। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखिए 2100, सिर्फ 2100। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की ज़्यादा है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाइना की है। फिर भी चाइना का देखिए पर कैपिटा इनकम कितना है, $10,262। उसके कंपैरिजन में इंडिया का देखिए कितना पीछे है। यानी जो ये रिच नेशन है, जो ये डेवलप्ड कंट्री है, उसके कंपैरिजन में हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखिए कितना लो है। जब इतना लो होगा, जो इंसान है, आदमी है, उसकी आमदनी इतनी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेविंग कम करेगा। सेविंग से इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, फिर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। यानी ये जो पोवर्टी का जो जो सर्कल है वो सर्कल सर्कुलेट होगा। तो इससे कभी भी कोई कंट्री डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाएगी। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल्स है क्या, लो पर कैपिटा इनकम। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो डेवलपिंग कंट्री है उन कंट्री की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है। जैसे इंडिया में 52% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी जो इंडिया की है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी जीडीपी में, तो 18%, यानी अंडर 20% है। जिस देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पे आश्रित हो, कृषि में इन्वॉल्व हो, और एग्रीकल्चर कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है उस देश का वो 20% से भी बिलो हो, नीचे हो, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा एक तरीके से ऑब्स्टेकल्स है, कितना बड़ा पिछड़ापन है। यानी कहीं ना कहीं हम उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पा रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में, उस तरीके की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी देश की आधा आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पे में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं जीडीपी इंक्रीजमेंट के रूप में। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व तो है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका 20% भी नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, ऑब्स्टेकल्स है, बहुत बड़ी बाधा है। यहाँ पे बोल रहा है इन इंडिया देयर पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर दैट इज एट बैकवर्ड स्टेज। जब किसी देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, तो कम से कम 50% प्लस होना चाहिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, नहीं 35% प्लस तो होना ही चाहिए। लेकिन 20% भी नहीं हो पा रहा है। लास्ट बार 20% कंट्रीब्यूशन 2003-2004 में गया था एग्रीकल्चर का इन जीडीपी। उसके बाद अभी तक नहीं गया है। उम्मीद किया गया है कि 2019-2020 में मे बी 20% को टच करे, यानी 15 ईयर के बाद ऐसा होगा। तो ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड स्टेज में है। हम टेक्नोलॉजी का जो बेहतर टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं हो पा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा क्या है, ऑब्स्टेकल्स है, किसमें, हमारी कंट्री को डेवलप्ड होने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में। यहाँ पे बोल रहा है ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, लेस क्रेडिट फैसिलिटीज, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स एंड लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज आर फैक्टर्स विच आर हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें बैकवर्ड स्टेज की टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो बहुत कम है, जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है एग्रीकल्चर्स के रिगार्डिंग में। जो एरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो ये सारी जो हर्डल्स है, ये सारे जो एक लिमिटेशंस है, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल्स है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो अगला ऑब्स्टेकल्स हम लोग देखेंगे वो है सोशल ऑब्स्टेकल्स। हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स देख लिया कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक बाधाएं कौन कौन सी, उसके सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आखिरकार
सामाजिक बाधाएं यानी सोशल ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो हम लोग एक एक करके अब सोशल ऑब्स्टिकल्स को देखेंगे। क्लियर है। सबसे पहला है रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी हाई होता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अचीवमेंट में। यहाँ पे बोल रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया population rate is very high. The rapid backward population growth is also a hurdle in way of economic development. डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है, और ये बैकवर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से एक पॉपुलेशन ग्रोथ, एक पिछड़ापन पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ये पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़े हर्डल का काम करती है। दिस रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लीड्स टू स्टार्वेशन एंड वेरियस सोशल क्राइम्स। जो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज होता है कंट्री का, कहीं ना कहीं सोशल क्राइम्स भी ज़्यादा होते हैं। आप लोग डेटा से देखिए। अब देखो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2010 से लेकर के 2019 तक का मैं बता रहा हूँ, 10 साल का डेटा। पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इन 10 सालों के बीच में वो 1.1 रहा है। चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ 2010 से लेकर के 2019 के बीच में यानी कि 10 सालों में 0.5% रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 1.2% रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन ग्रोथ 0.7% रहा है। इंडोनेशिया का पॉपुलेशन ग्रोथ 1.2% रहा है। और पॉपुलेशन टोटल देख लीजिए, चाइना की जो है 1 अरब 42 करोड़, इंडिया की 1 अरब 36 करोड़ के समथिंग में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स की 32 करोड़ है, इंडोनेशिया की 26 करोड़ के आसपास में, ब्राज़ील की 21 करोड़ के आसपास में जो टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन ग्रोथ देखिए, पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो 1.1% रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ आप देख लीजिए, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो देश हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की जो लिस्ट है, तो उनका डेटा मैं एनुअल जो 10 सालों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए अगर किसी का रहा है तो इंडिया और इंडोनेशिया का रहा है। इंडोनेशिया और इंडिया का रहा है। तो इंडोनेशिया का 1.2% रहा है, चलो उसकी पॉपुलेशन 26 करोड़ के समथिंग में है। लेकिन इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 136 बिलियन है, अगर वहाँ भी ये 1.2% के रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ रहे तो सोचो कि कितना जो है बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कितना बड़ा हर्डल है, कितना बड़ा एक एक ऑब्स्टेकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इतना ग्रोथ होना पॉपुलेशन में। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया है अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को। आप देख सकते हैं चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 0.5% है। लेकिन सेकंड नंबर पे इंडिया है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में वो नंबर 1 है, 1.2% है। तो दिख रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो ये हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत बड़ी जो है बाधा है, हर्डल है, किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगला सोशल ऑब्स्टिकल्स है लो ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब यहाँ के जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो काफ़ी लो होता है। और ये लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स होता है। यहाँ पे बोल रहा है लो लेवल ऑफ लिविंग इज अ हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो रहन सहन का जो जीवन स्तर, जो एक खराब जीवन स्तर है या जो न्यूनतम जीवन स्तर है, जो लो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में। पुअर पॉपुलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट फैसिलिटी टू मेक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो पुअर पॉपुलेशन है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उनको बेहतर जीवन स्तर
की सुविधा मुहैया कराया जाए, मतलब उनको एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लो लेवल ऑफ लिविंग, लो इनकम, इनएडुकेट हाउसिंग फैसिलिटीज, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड या इनकम का लो होना या फिर हाउसिंग फैसिलिटीज का पर्याप्त नहीं होना, एडुकेट नहीं होना, जो हेल्थ का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होना, पुअर होना, ये सारा का सारा क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है किस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जब किसी कंट्री में ये सारी समस्याएं होंगी तो कभी भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएगा, कभी भी वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। देखो, यहाँ पे हम अपने देश को, इंडिया को, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जीडीपी की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बेसिस पे जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बेसिस पे, मतलब कि जो गुड्स का एक्सचेंज है, यानी एक गुड्स की जो वैल्यू यहाँ है वो कितनी है और अब्रॉड में कितनी है, वो एक्सचेंज रेट जिस पे डिसाइड होता है उसको हम लोग पीपीपी बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की बेसिस पे जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो थर्ड पोजीशन पे है। चाइना फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड पोजीशन पे है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी पे हमारी इकोनॉमी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर जो हमारी इकोनॉमी है वो थर्ड पोजीशन पे है, दुनिया की सबसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम एकदम अपने आप को एकदम डंके की चोट पे बोलते हैं कि भाई हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी जीडीपी। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पर कैपिटा बेसिस पे अपने कंट्री की इकोनॉमी का कंपैरिजन करते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो नॉमिनल जीडीपी पे पांचवें रैंक पे थी, पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी पे वो पांचवें से खिसक करके 145वें नंबर पे चली जाती है। जैसे हम पर कैपिटा बेसिस पे हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, कंपेयर किया बाकी के देशों से, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम तो कम है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी नॉमिनल पर कैपिटा 145, 145वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था चली जाती है। और ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा पीपीपी जीडीपी, जो पीपीपी जीडीपी में हम तीसरे नंबर पे थे, पर कैपिटा पीपीपी जीडीपी में हम खिसक करके 122वें रैंक पे चले आ रहे हैं। यानी जब हम रियलिटी में जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जा रहे हैं, तो दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था कहीं नहीं टिकती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी हम अपने आप को पांचवें लेवल की अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर हम तीसरी बोल सकते हैं, लेकिन रियल इकोनॉमिक पावर होता है किसी कंट्री का ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, तो वो घट के 145वें नंबर पे चली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी नॉमिनल, और ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी 122वें नंबर पे। और अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड रैंकिंग देखें इंडिया की, तो वो 63rd नंबर पे है, 63वें नंबर पे है। हमसे बेहतर 61वें नंबर पे पाकिस्तान है। यानी हमसे बेहतर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में पाकिस्तान जो है के लोग रहते हैं, उनसे खराब जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में हम रहते हैं। तो आप ये देखो कि जिस कंट्री का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में रैंक 63 है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बेसिस पे इकोनॉमी 145 122 रैंक पे आती है, कितना बड़ा हर्डल है ये उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जब हमारे कंट्री में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ही हाई ग्रेड की नहीं रहेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं रहेगा, एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर हमारी कंट्री कैसे डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ेगी। ये सारी बाधाएं दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए।
अगला जो सोशल ऑब्स्टेकल्स है वो है ज्वाइंट फैमिली एंड कास्ट सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट वर्क, सारे मेंबर्स फैमिली के वर्क नहीं करते हैं, दे डिपेंड अपॉन वन अनदर, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सिमिलरली ड्यू टू कास्ट सिस्टम रिच एंड सुपीरियर क्लास डू नॉट वर्क हार्ड। जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो रिच क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो एक डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें एक आदमी कमाने वाला है और ज़्यादा खाने वाला है, या जो कास्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से भी ये सिस्टम भी एक बहुत बड़ा हर्डल है, ऑब्स्टेकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगला है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स और ट्रेडिशन में कुछ डिफरेंस होता है। कस्टम का मतलब होता है कि जो करंट जो एक रीति रिवाज है, मतलब वो एक रीति रिवाज जो कि पीढ़ियों से नहीं चली आ रही है, ऑलमोस्ट सिर्फ एक पीढ़ियों से चल रही है, उसको हम लोग कस्टम बोलते हैं। और ट्रेडिशन का मतलब है कि वैसा कस्टम जो कि काफ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसको हम लोग ट्रेडिशन बोलेंगे। यानी कि कोई भी ट्रेडिशन पहले कस्टम होता है, और जब वो कस्टम कई पीढ़ियों कई वर्षों से फॉलो होता है तो वो क्या बन जाता है, वो ट्रेडिशन बन जाता है। तो ये डिफरेंस है क्या कस्टम्स और ट्रेडिशंस में। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे अननेसेसरी कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी होते हैं, अननेसेसरी पूजा पाठ, अननेसेसरी त्यौहार जल से, जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और उन एक्सपेंसेस की वजह से जो एक्सपेंसेस सही दिशा में होने चाहिए वो सही दिशा में न हो करके ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस के चक्कर में खर्चे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये जो अननेसेसरी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उन पे बिलीव नहीं करती हैं, लेकिन जो ये अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत अननेसेसरी खर्चे गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, ये जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री अचीव नहीं कर पाती। वहां पे बोल रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पीपल स्पेंड यूज पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बहुत ज़्यादा पोर्शन अपनी इनकम का वो कस्टम्स और ट्रेडिशन में जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर देते हैं। समटाइम्स दे हैव टू टेक पार्ट इन द अरेंजमेंट्स। कई बार वो रूरल फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट्स भी करते हैं और अपनी सेविंग को कम करते हैं। पीपल हैव टू स्पेंड मोर ऑन मैरिज बर्थ एंड डेथ टाइम्स इन आवर कंट्री। जितना शादियों में खर्चा होता है, सेलिब्रेशन होता है, बर्थ में होता है, बहुत सारे पैसों का एक पार्ट जो लोग इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कस्टम्स और ट्रेडिशंस में। जो एक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं उस पर फोकस न करके ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पे फोकस करते हैं। तो ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी एक क्या है, ऑब्स्टेकल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। आखिरी है सोशल ऑब्स्टेकल्स में इनएफिशिएंट एंटरप्रेन्योर ड्यू टू literacy and lack of training institutions in our country। एंटरप्रेन्योर इज इन इफिशियंट, क्योंकि हमारी जो देश में हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा अशिक्षा है, इलिटरेसी है, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का अभाव है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाते हैं, दक्ष नहीं हो पाते हैं, इफिशियंट नहीं हो पाते हैं अपने सेक्टर में। इनएफिशिएंट इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है हमारी कंट्री में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, जिसकी वजह से उस तरीके की ट्रेनिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, उस तरीके की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है। illiterate entrepreneur cannot maintain the proper record of his business। जो एंटरप्रेन्योर शिक्षित नहीं होगा, जो एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग लेके नहीं आएगा बिजनेस करने या उस फील्ड में, वो कभी भी अपने प्रॉपर
बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा, और इसका जो रिजल्ट क्या होगा, तो उसका बिजनेस लॉस फेस करेगा, और वो कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा या प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होने की वजह से, ज़्यादा इलिटरेसी होने की वजह से, कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से उतने इफ़िशियंट नहीं होते हैं, वो अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर ना होने की वजह से वो ना बिजनेस को सही से चला पाते हैं, ना ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत बड़ा हर्डल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, कि पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से होते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।